क्या? हाँ, नया टॉपिक है आज। ओके प्लीज लिसन। आज की जो चर्चा का विषय है वो है इंडियन इकोनॉमी का नया चैप्टर। ठीक है जी, इंडियन इकोनॉमी का नया चैप्टर हम लोग को डिस्कस करना है। लास्ट क्लास में गवर्नमेंट बजट पे हमने न्यूमेरिकल्स, ऑब्जेक्टिव्स जो हम कर सकते थे हमने सब कुछ कवर करा है। ठीक है, आज नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। बच्चे प्लीज, मैं आप लोगों को एक सिस्टमैटिक पैटर्न पे चलूंगा तो मेरे को पता है ज्यादा बेहतर लेके जा पाऊंगा। ठीक है, बीच बीच में डाउट आते रहेंगे, आप लोग मेरे से सेपरेट टाइम लेते रहो। और अगर आपको लग रहा है कि जरूरत है कि सर मुझको प्रॉपर चैप्टर पढ़ना है, तो मैं आपको जो पिछले साल की रिकॉर्डेड वीडियो है मैं वो शेयर कर दे रहा हूँ। इससे क्या है, आपकी भी प्रॉब्लम सॉल्व और बैच की भी प्रॉब्लम सॉल्व होती रहेगी। परसों ही है पेपर। ठीक है, बातें नहीं, प्लीज शांत। चैप्टर है हमारे पास इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग 1952 1990। अब ये 40 साल का जो दौर रहा है हमारे लिए, ये कितना बढ़िया, कितना घटिया, क्या अच्छा, क्या बुरा, इन सब पे चर्चा होगी। इस 40 साल के दौर को पढ़ने के लिए पहले इन 40 सालों में जो हुआ एक बार उसको मैं आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूं कि इन 40 सालों में क्या क्या हुआ, जिससे कि आपको आइडिया लगे कि हमारी इकोनॉमी के साथ क्या डिस्टरबेंस रही। तो मैं पूरी टाइमलाइन बना रहा हूं, आप लोग भी साथ साथ नोट करते चलिएगा, क्योंकि टाइमलाइन थोड़ा सा टाइम टेकन प्रोसेस है। ठीक है, 47 सबको पता है सर, इंडिपेंडेंस। ठीक है, करेक्ट। 1948, प्लीज शांत रहना बच्चों। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की वॉर छिड़ जाती है। जम्मू एंड कश्मीर के कारण राजा हरि सिंह भारत के प्रधानमंत्री को एक लेटर भेजते कि प्लीज हमारे को पाकिस्तान की जो फेस बदलकर आर्मी आई है उसने हमारे पर अटैक कर रखा है, वो हमारे को मतलब ऑफ कोर्स सी बात है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो हमारे को बचाओ। और वो वहीं पर वो पंगा क्रिएट हो गया कि हमारे नेहरू जी इस मुद्दे को कहां ले गए, यूएन में ले गए। और यूएन में जब ले गए तो यूएन ऑफ कोर्स सी बात है सर एक अमेरिका प्रभावित संस्था है। सीधी सी बात है, यूएसओ, आईएमएफओ, वर्ल्ड बैंक को अमेरिका के दबाव में काम करने वाली संस्था है, जो मुझे पर्सनली लगता है। ठीक है, और जब उनको नजर आया कि यार ये दो देश तो अब सही है, बीच में युद्ध में पड़ गए हैं, तो इनके मैटर को सॉल्व नहीं करवाना, क्योंकि अगर सॉल्व करवा देंगे तो एज यूजुअल जो मैं हमेशा से बोलता हूं कि वेस्टर्न कंट्रीज की दुकानें बंद हो जाएंगी। तो उन्होंने क्या करा, नेहरू जी को सजेशन दिया कि जो जहां है वहीं रुक जाओ, जो जहां है। और वहीं से सर जन्म हो गया पीओके का। किसका जन्म हो गया सर? वहीं से जन्म हो गया सर एलओसी का। किसका जन्म हो गया? एलओसी का। उसी वक्त अगर पंडित नेहरू ने कहा होता सर ये हम यही नहीं रुकेंगे, हमारा विलय पत्र साइन हुआ है सर किसके साथ? राजा हरि सिंह के साथ। किसके साथ? राजा हरि सिंह के साथ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो क्या कहते हैं, तो यहां पर पीओके वाला कंसेप्ट आ गया। और साथ ही साथ इसी ईयर में एक भारत ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी अपनाई, अपनी फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी, बट वो उतना इंप्लीमेंट हो नहीं पाई। 1950 में भारत ने बनाया क्या, एक प्लानिंग कमीशन। क्या बनाया? आप लोगों ने नाम सुना होगा ना, पंचवर्षीय योजनाएं, 5 ईयर प्लान्स। सारा कुछ क्रेडिट किसको जाता है? प्लानिंग कमीशन को जाता है। ठीक है, 1951 में बनाया हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान। फर्स्ट 5 ईयर प्लान। अभी तक ठीक था, हमारी इकोनॉमी एक धीरे धीरे ट्रैक पर आने की कोशिश कर रही थी। ठीक है,
1956 में हमने अपनी कंट्री की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई, आईपीआर। इसकी फुल फॉर्म है, जो लिखना चाहे भी लिख लेना, वरना भी पूरे चैप्टर में कंसेप्ट ये है। आईपीआर की फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। क्या है? इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, वन ऑफ द मेजर इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ठीक है। उसके बाद 1962, पहले 1958 में चाइना से थोड़ा सा पंगा होता है। सक्सकाम वैली करके जगह है, मेरे को थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो रही है उस नाम की, ठीक है ना। 1962 से पहले ना एक लाइन बड़ी फेमस होती थी, हिंदी चीनी भाई भाई। लेकिन सर चाइना के प्रेसिडेंट थे उस वक्त माओ जेडोंग। क्या नाम था? माओ जेडोंग। माओ भी याद रखोगे तो भी चलेगा। उसने भारत के ऊपर दो तरफ से अटैक कराया बिना किसी इंटीमेशन के। एक जो हमारा जम्मू कश्मीर का इलाका है, लद्दाख से जुड़ता हुआ इलाका है, अक्साई, और एक अरुणाचल प्रदेश। इवन अरुणाचल प्रदेश पे भी 15-20 दिन पहले ना चाइना ने अपने एक नया नक्शा जारी करा है, उसमें अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बता दिया और साथ ही साथ कई सारी लोकेशंस चेंज कर दिए, यानी कि नाम चेंज कर दिया उनका। तो फिर यहाँ से भारत की फॉरेन जो मिनिस्ट्री है उसने प्रॉपर जवाब दिया है। अब वो डिप्लोमेटिकल चीज है, वो तो बात की बात है। तो पॉइंट ऑफ व्यू क्या है सर? चाइना से हमारी वॉर हुई और उसका नाम होता है इंडोसिनो वॉर। क्या नाम होता है? इंडोसिनो वॉर। और भारत बहुत बुरी तरीके से इसमें हारा, क्योंकि वेपन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भारत तैयार नहीं था। ठीक है जी। और इसमें भारत अपने जम्मू एंड कश्मीर का एक बहुत बड़ा इलाका अक्साई हार गया सर। क्या हार गया? अक्साई। मैं आप लोग को दिखाता हूं मैप में। प्लीज ये वाला मैप खोल लेते हैं हम लोग, ज्यादा अच्छा रहेगा। इमेज ब्लर है। आप थोड़ा सा इतना तो दिख ही रहा है सबको कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये जो पिंक शेडेड एरिया है सर, ये पूरा आप देखो, आपको नक्शा दिख रहा है सर किसका? जम्मू एंड कश्मीर का। ये हमारे 1948 में जो हमसे गलती हुई, जो नेहरू जी कहां ले गए इसको, मैटर को यूएन में ले गए। कहां ले गए यार? जब आपको राजा हरि सिंह ने इस बात पे साइन कर दिया कि जम्मू कश्मीर को हम भारत के साथ मिलाना चाहते हैं, तो क्यों मैटर लेके गए बाहर यार? इंटरनेशनल एजेंसी क्या कहेंगी? मर हमारे सोल्जर रहे ना, नुकसान हमारा हुआ है, तो इंटरनेशनल एजेंसी क्या कहेगी सर? इस बार भी इन्होंने सेम करा। डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर रुकवाया, हमारे कंट्री का बंदा बोलता सीज फायर कर रहे जी हम, या दोनों कंट्री मिलकर बोलती है तो समझ में आता। थर्ड पर्सन ने हमारे को सीज फायर किया, चलो कोई बात नहीं। तो यहां पर नेहरू जी की वो जो भी अब वो कहे भी उस वक्त गलती बोलो या जो भी बोलो, ये हिस्सा पूरा हमारे हाथ से बाहर। ये हम हार गए सर, क्योंकि इसको अगर बचाने जाते तो अरुणाचल प्रदेश हमारे हाथ से चला जाता सर। यहाँ पे तो वैसे भी ना कोई बहुत ज्यादा जनजीवन है नहीं, यहाँ पे बहुत ज्यादा कोई जनजीवन नहीं है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में तो सर पूरी की पूरी आबादी है सर हमारी, वो सर पूरा का पूरा हमारा हिस्सा चला जाता। तो अब ये देखो सर, ये जम्मू कश्मीर कितना बड़ा है, बस हमारे पास इतना येलो शेडेड एरिया है सर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये ध्यान रखेंगे सर, हम हिंदी चीनी भाई भाई करते करते चीनियों ने ऐसा नमक घोल दिया ना कि भैया आंख पूरी खुली नहीं खुली, लेकिन उन्होंने जंग पूरी लड़ ली हमसे। चलो 1964 नेहरू जी चल बसे। 1964 के दरमियान उस वक्त का सबसे फेमस पॉलिटिशियन, अच्छा राइट नाउ हु इज द फेमस वन, अगर आज की बात करें तो मोदी जी है ना। अगर मान के चलो आज अचानक से उनकी मौत हो जाए शाम को, रिकॉर्डेड है सर, जस्ट एक इमेजिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, ये सिर्फ एक काल्पनिक बात है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, तो पूरे देश में एक तहलका सा मच जाएगा सर। क्या मच जाएगा? तहलका सा, मानते हो? तो सर उस वक्त के मोस्ट पॉपुलर नेता अचानक से मर जाते हैं, हार्ट अटैक आता है और मर जाते हैं सर, तो एक बहुत बड़ा ब्रेकडाउन होता है इकोनॉमी के लिए। तत्कालीन प्रधानमंत्री बनते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। अब 1965 आता है सर,
तो पाकिस्तान कहता है अरे चाइना ने लपेट दिया इंडिया को, हम भी लपेट देंगे। लेकिन नहीं सर, उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने बिल्कुल डटकर मुकाबला कहा जवानों को कि तुम्हें जो वेपन्स चाहिए वो हम अरेंज करके देंगे, इनको आगे नहीं आना। क्योंकि अगर आज थोड़ा सा भी आगे बढ़ गए ना सर, तो कहीं ना जो हमारा एक तरीके से मोराल है वो डाउन होगा, पूरी कंट्री का मोराल डाउन होगा, मतलब सिंपल सी बात है, नुकसान होगा। तो नहीं हारे हम लोग और पाकिस्तान को हराया। और नारा एक निकल कर आया, पूरी स्टोरी बताऊंगा समय आने पर। एक नारा निकल कर आया, जय जवान जय किसान का नारा। ठीक है जी, डन। 1965 की वॉर खत्म हुई सर। उसके बाद 1966 में एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करना पड़ा हमारे को, बोलो, ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति। सुना होगा नाम सबने। फिर 1969 आता है सर, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन चुकी है अभी तक। और इंदिरा गांधी आते के साथ ही एक बहुत बड़ा कदम उठाती हैं, जिसका नाम क्या है, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। इसमें जितने भी प्राइवेट छोटे छोटे बैंक थे उनको सरकार ने खरीद लिया था। ठीक है जी। और उसमें बैंकों की संख्या थी 14। ये भी समय आने पर जब चैप्टर चलेंगे तो बताओ, तरह चलूंगा आगे। फिर दोबारा से 1971 आता है सर, बंगाल में, जो कि पहले क्या था, ईस्ट पाकिस्तान था। क्या था? यहाँ पे जितने बच्चे बैठे हैं उन सबको पता होना चाहिए, जब बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान दो भागों में था। एक था जो आज हम पाकिस्तान देखते हैं उसको वेस्ट पाकिस्तान कहा जाता था, और जो बांग्लादेश है आज वो ईस्ट पाकिस्तान था सर। तो बंगाल में जो सर पाकिस्तानी आर्मी थी ना, वो किसी तरीके से भाई कोई भी एक्सप्लोटेशन वगैरह कर रही थी वहां के लोगों का। तो वहां के लोग बार बार भाग के ना, प्लीज श्योर नहीं, बार बार भाग के इंडिया की तरफ आ रहे थे सर। अब इंडिया सर पहले ही पॉपुलेशन से परेशान है, इंडिया पहले ही पॉपुलेशन से परेशान है सर। अब अगर इस तरीके से लोग भाग भाग के हमारे यहाँ पर आएंगे सर, तो हमारे जो खुद के रिसोर्सेज हैं वो हमारे देश के लोगों को कम मिलेंगे, दूसरे देश के लोगों को ज्यादा मिलेंगे सर। तो भारत ने भाई मैसेज पहुंचाया पाकिस्तान की तरफ कि भैया आप इनको कंट्रोल करो। लेकिन नहीं, लेकिन नहीं नहीं नहीं। तो ये पहला सिनेरियो था जब भारत ने किसी दूसरे मुल्क पर अटैक करा पहली बार। और 1971 की वॉर हुई, और सर कुछ 5-7 दिन के अंदर ही सर पाकिस्तान के लगभग 93,000 सोल्जर्स ने गिव अप कर दिया। कितने सोल्जर्स ने गिव अप कर दिया? 93,000 सोल्जर्स ने। मैं आप लोगों को वो सिग्नेचर दिखाता हूं, जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने सरेंडर करते हुए सिग्नेचर करें कि सर हम इंडिया से मुकाबला नहीं कर सकते। ये अभी तक की बायलेटरल वॉर में सबसे बड़ा कहते हैं ना सरेंडर करने वाली एक नंबर है सोल्जर्स की। लीजिए, ये है सर वो सिग्नेचर। यहां पर जो पाकिस्तान की आर्मी चीफ है वो बैठे हुए हैं, ये भारतीय आर्मी चीफ है उस वक्त के, और इन्होंने ये सिग्नेचर करा है कि हम 93,000 सोल्जर्स ये बात मानते हैं कि हम सरेंडर कर रहे हैं, हम नहीं लड़ सकते इंडियन आर्मी से। और लगभग 2-2.5 सालों तक भारत ने इन जवानों को वापस नहीं दिया था सर, इन जवानों को वापस नहीं दिया था। एक फिर इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसकी वजह से आप दूसरे, देखो आर्मी क्या करती है, प्रोटेक्शन के लिए लड़ रही है, तो इसमें आर्मी की गलती नहीं होती है, ये डिप्लोमेटिकल गलती है। तो इसमें सोल्जर्स को नहीं आप घसीट सकते हो। तो जैसे हमारे एक एयर फाइटर गिर गए थे पीओके में, अभिनंदन, तो आपको पता है सर 2 या 3 दिन के अंदर उनको पाकिस्तान को वापस इंडिया को लौटाना पड़ा था सर, करेक्ट है। तो सिमिलरली भारत ने भी इतने बड़े सोल्जर्स को एक समय सीमा के दौरान वापस पाकिस्तान की तरफ करा। तो यहां पर जो पाकिस्तान था, जब वॉर होती है सर तो बंटवारा हो जाता है पाकिस्तान का। लेकिन प्रॉब्लम यह है सर, वॉर तो हुई सर, अब वॉर होती है ना सर तो कहीं ना कहीं नुकसान होता है। जैसे अब ये 3 दिन हमारी लड़ाई चली थी पाकिस्तान के साथ सर पुंछ में, रजौरी में, जम्मू कश्मीर के पुंछ हो गया, रजौरी हो गया, ठीक है,
पठानकोट की तरफ आओगे सर, उधमपुर हो गया सर, बहुत जगह पे नुकसान हुआ है। हम लोग दिल्ली में सर हमें पता नहीं लगा। एक मैंने वीडियो देखी सर, उसमें एक लगभग हो गए 13-14 साल के दोनों भाई बहन है सर, उनके घर में आके ना वो शेलिंग गिरी सर, और वो बड़ी बुरी तरीके से जख्मी थे, बहुत बुरी तरीके से जख्मी थे यार। और जो भी मरा है चलो 10 मरे या मरे 100, वो फर्क नहीं पड़ता सर, लेकिन जाने गई हैं। तो कहने का मतलब है सर, वॉर चाहे 3 दिन हो चाहे 30 दिन हो सर, नुकसान होता है, चाहे वो इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे रशिया हो, चाहे यूक्रेन हो। करेक्ट है। तो वॉर कभी भी एक ना एक बेनिफिशियल लेके तो नहीं आता है। हाँ वो है, लॉन्ग टर्म में एक शांति आ जाए बात एक अलग है, लेकिन शॉर्ट टर्म में कुछ लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। 1978 भारत में लग गई सर इमरजेंसी। क्या लग गई? इंदिरा गांधी के टाइम पे, और नारे लगने लगे, इंदिरा हटाओ देश बचाओ, इंदिरा हटाओ देश बचाओ। ठीक है, वो भी देखते हैं अगर एक मिल जाए वो स्लोगन। अगर कुछ प्रोटेस्ट मिल जाए, ये जालंधर में प्रोटेस्ट, मैं आप लोगों को बताया था थोड़ा सा, आप लोग 12th क्लास के स्टूडेंट है तो इस बात को मैच्योरिटी से इस बात को मैच्योरिटी से समझेंगे। भारत एक बढ़ती हुई पॉपुलेशन का सामना कर रहा था सर, और आज इतनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। क्यों है सर? क्योंकि सर पॉपुलेशन ज्यादा है, जॉब्स की अपॉर्चुनिटी कम है। तो सर उस वक्त 1978 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी, मतलब उसका एक डिसीजन आया था नसबंदी को लेकर। किसको लेकर? नसबंदी को, कि भैया जबरन नसबंदी कर, देखो पहले या तो आप लोग खुद करवाओ, नहीं तो जबरन करवा दी जाएगी, क्योंकि भैया पॉपुलेशन को कंट्रोल करना था। अब यही चीज चाइना ने भी तो करी। चाइना ने कौन सी पॉलिसी अपनाई थी? वन चाइल्ड पॉलिसी। मानना पड़ा सर उनको, क्योंकि अगर वो नहीं, और वो भी पता है कब? 1979 में अडॉप्ट हो गई थी सर चाइना में। वन चाइल्ड पॉलिसी सर कब आ गई थी? 1979 में सर। और आज भी चाइना देख लो, वन चाइल्ड पॉलिसी के बावजूद भी 2025 में सर टॉप पे है सर पॉपुलेशन के मामले में, हमारे बराबर है सर। और अगर हमने भी कुछ ऐसा एक एक्शन लिया होता, वन चाइल्ड पॉलिसी या कुछ टू चाइल्ड पॉलिसी, तो सर शायद पॉपुलेशन काफी कम होती सर। ये जो आज हम 140 करोड़ 145 करोड़ पे खड़े ना सर, शायद ये 110 करोड़ होती, 120 करोड़ होती तो बहुत बड़ा फर्क पड़ता सर। 25-30 करोड़ पॉपुलेशन कम होती तो एक बहुत इंपैक्टफुल कहानी होती, काफी लोगों को रोजगार मिल पाता, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो पाता, पर कैपिटल इनकम बढ़ पाती, लोगों का स्टैंड ऑफ लिविंग बढ़ पाता, पॉवर्टी कम होती, अनएम्प्लॉयमेंट कम होती। बट सर लोग माने नहीं सर, लोग माने नहीं। और सर पूरे आपके सामने ये कुछ इमेजेस हैं जो ये बता रही हैं कि हर जगह कहीं ना कहीं एक प्रोटेस्ट चल रहा है सर। ये कलकत्ता का प्रोटेस्ट हो रहा है शायद, अगर ये जलंधर में है, मतलब हर जगह ही था सर, कलकत्ता हो, पूरे भारत में कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट चल रहा था। मैं एक नारा वो दिखाता हूँ, इंदिरा हटाओ देश बचाओ का ना एक स्लोगन निकाला था वहां पे। देखते मिल जाए तो नारा, गरीबी हटाओ, नहीं अब तो गरीब को ही हटाओ सर, वो नारा चला गया गरीबी हटाओ, अब है गरीब को ही हटाओ। सर ये नारा बड़ा फेमस हुआ था उस वक्त, मोरारजी देसाई, आपको दिख रहा होगा, इंदिरा हटाओ स्लोगन बड़ा चला था। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए इस तरीके के, जैसे बीच में नहीं चला था चौकीदारी चोर है, ये चला था नारा, याद है आप लोगों को? बीच में चौकीदार किसके लिए फेमस हुआ था? मोदी के लिए। और फिर बाद में क्या लाइन थी? चौकीदार ही चोर है। इसी तरीके से इंदिरा के लिए नारा बना, इंदिरा हटाओ देश बचाओ, कि भाई ये लोग
देश को बर्बाद कर देंगे, बंद कर देंगे, वगैरह वगैरह, ठीक है। इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई, नई सरकार बनी जनता दल की, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, लेकिन वो देश चला नहीं पाए, 1 साल नहीं चला पाए, उनकी भी सरकार गिर गई। वापिस से चुनकर, चुनाव चुनकर कौन आई सर? इंदिरा गांधी आई सर। इंदिरा गांधी आई 1984 में। आपको पता है सर, इंदिरा गांधी की डेथ हो गई, इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ, उसके पीछे एक कंसेप्ट था, एक ऑपरेशन, किसी को पता है? ऑपरेशन ब्लू स्टार। क्या था ऑपरेशन ब्लू स्टार? पंजाब के अंदर खालिस्तान की मांग उठनी शुरू हुई थी, भिंडरेवाला, ऑपरेशन ब्लू स्टार। सर अमृतसर, जालंधर, सॉरी अमृतसर के अंदर जो हमारा गोल्डन टेम्पल है, उसमें कई सारे जो खालिस्तानी की डिमांड कर रहे थे, वो लोग जाके रहे, रुके। अब लॉजिकली तो सर गोल्डन टेम्पल में आर्मी को भेजना एक समझदारी नहीं होती, लेकिन मजबूरी ऐसी आ गई सरकार की कि अगर उनको नहीं रोका तो वो कहीं ना कहीं देश के टुकड़े कराने में बड़ी, ऑलरेडी आप देखोगे सर, हम ऑलरेडी कितने टुकड़े करवा चुके अपने। बर्मा हमारे हाथ से चला गया, जिसको हम म्यांमार बोलते हैं, पाकिस्तान हमारे हाथ से चला गया, बांग्लादेश हमारे हाथ से चला गया सर, जम्मू कश्मीर का ऑलरेडी मैंने आपको दिखाया, काफी सारा हिस्सा हमारे हाथ से चला गया। तो अगर खालिस्तान की मांग को उस वक्त नहीं रोका जाता तो कहीं ना कहीं पंजाब भी ऑलरेडी बढ़ चुका होता। तो उनको मारा। अब मारने में क्या हुआ ना, जो सिखिज्म है, सिख समुदाय है, उनकी जो गुरुवाणी होती है सर, गुरु ग्रंथ साहिब, उस पर अगर किसी भी प्रकार की आंच आ जाए, किसी का पैर लग जाए, कुछ गिर जाए, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है बेदबी। तो हुआ क्या, उस फायरिंग के अंदर क्या हुआ, जो गुरु ग्रंथ साहिब थी ना सर, उस पर गोलियां लग गई, 2-3 गोलियां लगी, और वो गुरु ग्रंथ साहिब को उसने उड़ा दिया। ऑफ कोर्स बात है, गोली लगेगी तो एक किताब के टुकड़े हो जाएंगे। अब सिख समुदाय ना अपने धर्म को लेकर ना, देखो वैसे किसी, मैं पर्सनली बोल रहा हूं सर, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं पंजाबी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं, तो वो थोड़ा बहुत हमारे को चीजें कनेक्ट में रहती है। किसी को भी नहीं कुछ बोल रहे, इवन आप गुरुद्वारे में जाओ सर, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कुछ भी हो, आओ खाना खाओ। कहीं कुछ पंगा हो जाए, सबसे पहले सिख समुदाय पहुंचता है सर। हम तो हिंदू वाले बढ़ जाते हैं ना सर, अरे जाट लोग हैं हम नहीं जा रहे, वो अरे वो ब्राह्मण लोग हैं हम नहीं जा रहे, अरे वो नीची जात वाले हैं, अरे वो ऊंची जात वाले हैं, हम बढ़ जाते हैं सर। मानने वाली बात है, मानो तो बढ़िया, नहीं मानो तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सिख समुदाय एक ही नाम लेता है, वो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह बोल के अपना काम शुरू कर देते हैं। मानते हो इस बात को सब जने? तो सर वहां पे क्या होगा, वो ना उनके ना सेंटिमेंट्स को हर्ट कर गया। और सर जो इंदिरा गांधी की सिक्योरिटी में 2 जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो सिख थे सर। तो मॉर्निंग में ही, जैसे अगले दिन भाई मॉर्निंग में जब वो अपने पीएम आवास में आए सर, तो उन्होंने, चलते आ रहे हैं सर, पीएम गांधी आ रही है, तो जो उनके साथ सिक्योरिटी गार्ड थे उन्होंने ही घूमकर उनको गोलियां मार दी सर। तो अब ये बड़ा डेंजरस पॉइंट था कि एक देश की जो पीएम है उसी को मार दिया गया, तो कंट्री के लिए बड़ा एक गड़बड़ मामला है। उसके बाद 1988 में आते आते हमारे को फिर प्रॉब्लम होती है सर, हमारी इकोनॉमी क्रैश करने लगती है, और कहीं ना कहीं जो राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे सर, उनको भी किससे उड़ा दिया जाता है? बम से। पता ही होगा सर, उनका भी असैसिनेशन हुआ, तमिलनाडु गए थे, एक बच्ची आई, अंकल माला डाल दूं आपके गले में? हाँ हाँ बेटे डाल दो। अब उस दिन के बाद से ना वो अंकल दिखे, ना वो माला दिखी, और ना वो बच्ची दिखी सर। फोटो पे माला चढ़ गई सर। हंसी मजाक में हम बोल रहे हैं, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट अगेन अ सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री असैसिनेट कर दिया। और उस प्राइम मिनिस्टर का जो भाई था संजय गांधी सर, उसको एरोप्लेन में क्रैश करवा दिया, एरोप्लेन में उड़वा दिया। अब सर जब इतने बड़े बड़े नेता लोग नहीं सेफ हैं, तो तुम्हारी और मेरी तो औकात ही क्या? समझ रहे हो? तुम्हारी और मेरी तो औकात ही क्या? तो सर कहीं ना कहीं, और 1990 में आके, बातें नहीं भाई प्लीज, हमारी इकोनॉमी क्रैश कर गई सर, पूरी तरीके से क्रैश कर गई। अब अगर आप इस कंसेप्ट को समझो, तो ये जितनी भी चीज दिख रही है, जैसे पहले तो देखते हैं वॉर, 1
2, 3 और ये 4। इन 40 सालों में 4 से 5 बार वॉर हो गई सर। अब जब 4 से 5 बार वॉर हो जाएगी तो सर आपकी इकोनॉमी स्टेबल या अनस्टेबल? अनस्टेबल। और बार बार प्रधानमंत्री को उड़ाते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री हो गए, खेल हो गए सर। एंड आई पर्सनली बिलीव दैट आज मेरे को फर्क नहीं पड़ता बीजेपी है, कांग्रेस है या आम आदमी पार्टी है, बट वेन एवर आई सी मिस्टर मोदी आई फील दैट ये हमारे देश का प्रधानमंत्री है और ये हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहा है बंदा। तो उनके साथ जो सिक्योरिटी चलती है ना, देख के बड़ा गर्व महसूस होता है कि अब ऐसा नहीं होना चाहिए सर, क्योंकि आज भारत एक इमर्जिंग इकोनॉमी है। भारत एक इमर्जिंग इकोनॉमी है सर, और अगर उस इकोनॉमी का पीएम सेफ नहीं होगा सर, तो बाहर के इन्वेस्टर्स आपके ऊपर क्या दाव लगाएंगे सर? अब प्रेसिडेंट के साथ सिक्योरिटी चलती है हाई, मजा आता देखकर। पीएम के साथ चलती है सर हाई सिक्योरिटी, मजा आता है कि भैया हाँ ये पीएम है। पीएम इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंट्री है ना, वो हमारी कंट्री। द्रौपदी मुर्मू रिप्रेजेंटेटिव है हमारी कंट्री की। एस जयशंकर अगर कहीं बाहर विजिट पे गए हैं सर, रिप्रेजेंटेटिव है कंट्री के, वो जाते तो उनकी सेफ्टी होनी चाहिए। जब ये लोग सेफ्टी दिखाएंगे तभी तो सर हम लोग भी थोड़ा कॉन्फिडेंट आ पाएंगे कि हाँ भाई हम लोग सब जने सेफ है। तो कहने का मेरा सेंस ये है कि इन 40 सालों में मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि हमारी इकोनॉमी क्या रही, आप लोग लिख दीजिएगा, अनस्टेबल इकोनॉमी। और दूसरा, इन 40 सालों में ना थोड़ा प्राइवेट सेक्टर का ना इंट्रोडक्शन कम हुआ। प्राइवेट सेक्टर का इंट्रोडक्शन तो सरकारी इंट्रोडक्शन ज्यादा, और सरकार के आने से ना सर कहीं ना एक बहुत बड़े लेवल पर क्या बढ़ गया सर? करप्शन। क्या बढ़ गया? तो मुझे ऐसा लगता है ये दो जो पॉइंट है ना, ये काफी है बताने के लिए कि यहां पर ना ग्रोथ काफी क्या रही, कम रही सर, और कोई भी विदेशी इन्वेस्टमेंट जल्दी नहीं। ये टाइमलाइन है सर, फटाफट से नोट करो, चैप्टर को शुरू करते हैं। पेपर में इसके पूछे जाने के चांस है, 1 मार्क में इसके पूछे जाने के चांस है, बहुत बार पूछा जा चुका ऑलरेडी। इकोनॉमिक क्राइसिस ये 2-3 बार आया है, फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी, तो थोड़ा सा अवेयरनेस रखिएगा। सॉरी, आईपीआर की फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन जी। क्या? बिल्कुल इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स है ना, वरना तो यार सोल्जर्स अल्टीमेटली ना देश को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, पॉलिटिकल डिप्लोमेसी होती है, उसकी सजा सोल्जर्स को मिल जाती है। जंग में जान चली गई बात अलग है, लेकिन अगर वो जिंदा है तो आपका कुछ प्रोटोकॉल्स ऐसे हैं इंटरनेशनल लेवल पर, इसको लौटाना पड़ेगा। सिटीजन का नहीं है सर, वो फंस गए, या हो सकता है निकाला, देश निकाला कर दे रहे हैं, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने करा था हमारे देश के लोगों का भी बीच में करा था ना, बाहर डिपोर्ट करा दिए सारे सारे। हमने भी तो करा भी, जो इतने सारे झुग्गी झोपड़ी लगा के बैठे हुए बांग्लादेशी लोग, बाहर निकालो इनको। तो सिटीजन तो नहीं, वो जो वहां पे लोग रह रहे हैं ना अनऑथराइज तरीके से, उनको बाहर निकाला जा सकता है। सिटीजन तो आप ही की कंट्री का, तो उसको कहां भेजोगे? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल गौरव है, गौरव का बर्थ यही हुआ है, ठीक है कि नहीं, तो गौरव तो सिटीजन है यहाँ का कंट्री का, तो उसको कहां भेजोगे? वो फंस गया था, वो एक सीक्रेट एजेंट के तरीके से था, और वो सरकार उस पर ना अच्छी डिबेट नहीं कर पाई, और पाकिस्तान हमेशा उसको ये मानने से इनकार करता रहा कि भी हमारे पास है वो, लेकिन वो फंसा रह गया बहुत लंबे टाइम तक, बहुत लंबे टाइम तक। अटेंडेंस कवर कर रहे हैं सर, ये लिख लेना सबने।
मेरे पास एक एंट्री आई है सूरज की। हाँ, सूरज की एंट्री आ गई है। और किसी ने आजकल में जमा कराई है मेरे को ऑनलाइन फीस? आज तो नहीं आई है अभी। हाँ ठीक है, मेरे पास सूरज की एंट्री आई है। सूरज देख लेना जरा, आज क्या रे भी आ जाएंगे। ठीक है, डन। एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने है। आजादी तो ले ली हम लोगों ने सर, आजादी ले ली सर। अब उस वक्त का जो मंत्रिमंडल है सर, कौन कौन थे? कुछ 4-5 नाम बताओ। नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, ये जितने भी लोग रहे सर, ठीक है कि नहीं? इन सबके सामने क्वेश्चन आके खड़ा हो गया कि यार हमने कंट्री को आजाद तो करा लिया, अब इसको चलाना कैसे, इसको चलाना कैसे? तो सर चलाने के लिए आपको सिस्टम फॉलो करना पड़ता है, और सिस्टम को कहते हैं इकोनॉमिक सिस्टम। क्या कहते हैं उसको? इकोनॉमिक सिस्टम। अब इकोनॉमिक सिस्टम को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा सर किसकी डेफिनेशन। बड़ी प्यारा शब्द है सर, इकोनॉमी। आपकी बुक का नाम ही क्या है? इंडियन इकोनॉमी। क्या नाम है बुक का नाम? तो इकोनॉमी का मतलब क्या होता है सर? कौन बताएगा इकोनॉमी का मतलब? सारे 12th में हो, 9th क्लास में भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है, 11th में भी थोड़ा बहुत हो जाता है डिस्कशन, 12th में। जो भी दिमाग में बोलने की कोशिश करो, गलत होगा इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। ठीक कराने के लिए मैं हूं आप लोगों के साथ। वाओ, व्हाट अ नाइस हिंदी ट्रांसलेशन। अर्थव्यवस्था होता है हिंदी में भी, अर्थशास्त्र नहीं होता हिंदी में। बैड लक, नेक्स्ट टाइम, कोई बात नहीं। ओके, चेतना नहीं, मैंने इकोनॉमी पूछा है और आपने बताया इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को हिंदी बोलते हैं अर्थशास्त्र, इकोनॉमी को बोलते हैं अर्थव्यवस्था। ठीक है आदित्य, एक मिनट आ रहा हूँ बच्चे। आदित्य, कैसे क्या चीज ग्रो कर रही है? ओके ठीक है, आप अन्नू कुछ। सेंट्रल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, ओके बहुत बढ़िया। ठीक है नित्यम। गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई करना, ठीक है। एक चीज और, कल मैंने क्वेश्चन भेजा था जो वो एमपीसी वाला, तुम इतने नालायक हो सब जने, कुछ ने रिप्लाई करे, कुछ के हाथ पैरों में सूजन आ गई होगी, है ना? कि लिख देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना मामला, हमारी असलियत खुल जाएगी सर के आगे। अरे नलायक को, सेम क्वेश्चन ना विश्वास मानो पेपर में आया हुआ है कि इतनी 25 मई की न्यूज है ये, 26 मई की न्यूज है ये, और आरबीआई ने डिसीजन लिया है कि रेपो रेट को कट कर देंगे 25 बेस पॉइंट से। तो बताओ इससे इंडियन इकोनॉमी का जो मनी सर्कुलेशन है उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? और जो आप लोगों को मैंने लिखवा रखा वही लिखना था। कई सारे बच्चों ने मेरे को रिप्लाई करा, देखकर अच्छा लगा, लेकिन बाकियों के तो हाथ पैर सूझ ही गए कि भैया हम क्या रिप्लाई करें, ठीक है कि नहीं? लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर मैं कुछ इस प्रकार की न्यूज भेजूं तो कोशिश करा करो रिप्लाई करो, गलत होगा तो मैं ठीक करवाऊंगा ना। ओके, वापिस आ रहे, इकोनॉमी का मतलब एक किसने बताया, ये हो गया। और कोई? बहुत बढ़िया, कहां से पता लगाया? दिमाग में आया था? चलो, शौर्य के दिमाग में जो लाइन आई वो बिल्कुल एक्यूरेट लाइन है। इकोनॉमी का मतलब होता है एक ऐसी टेरिटरी, मैं समझाता हूं मीनिंग, देखेंगे जरा। एक ऐसी टेरिटरी या एक ऐसी बाउंड्री प्लीज, जहां पे पीपल यानी कि लोग क्या हैं, बोलो क्या है, इंगेज है। किसमें इंगेज है? इकोनॉमिक एक्टिविटी में। किसमें इंगेज है? अब सर इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? सर याद रखेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसका पर्पस क्या होता है? पैसा कमाना। जिसका पर्पस क्या होता है? पैसा कमाना। अब प्रधानमंत्री मोदी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में है, गौरव चावला भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में है, और सामने अगर कोई व्यक्ति ईंटें उठा कर रख रहा है तो वो भी किसमें है? इकोनॉमिक एक्टिविटी में, क्योंकि तीनों का पर्पस ही क्या है? मनी अर्न करना। ठीक है, तो पीपल इंगेज है इकोनॉमिक एक्टिविटी में टू अर्न देयर लाइवलीहुड, टू अर्न देयर लाइवलीहुड।
क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब हम अपनी लाइवलीहुड को अर्न करने में इसमें एंगेज्ड हैं, ठीक है। क्या भारत में ऐसा होता है? भारत में लोग लगे हुए कामकाज में? तो सर इसीलिए भारत के नाम के पीछे क्या लगा हुआ है? इंडियन इकोनॉमी। क्या लगा हुआ है नाम? क्या अमेरिका में भी लोग कामकाज करते हैं अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए? आंसर इज यस। तो उसके नाम के पीछे भी क्या लग गया? अमेरिकन इकोनॉमी। क्या पूरे वर्ल्ड में ही लोग काम कर रहे हैं? हाँ सर। तो पूरे वर्ल्ड के पीछे क्या लग जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? पहले मीनिंग लिखो सर, ये ड्राफ्ट बनाना चाहो तो बना लो। इकोनॉमी का मीनिंग लिखो। इकोनॉमी मीन्स that territory in which people are engaged in some economic activity to earn their livelihood, अपना जीवन व्यापन करने के लिए लोग एंगेज है, ठीक है। डन। अब क्वेश्चन आ रहा है कि भैया ये जो मंत्रिमंडल बैठा हुआ है इनके सामने आ गया कि भाई किस सिस्टम को अडॉप्ट करें। तो इनको पहले तो समझ में आया इकोनॉमी क्या होती है। अब इकोनॉमी को जब समझ में आ गया तो इनको पता लगा इकोनॉमी के टाइप्स होते हैं। सर इकोनॉमी के क्या होते हैं? टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? बहुत बढ़िया, नाम बता दो जरा इसी बात पे। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। एक हो गया कैपिटलिस्टिक, एक हो गया सोशलिस्टिक। हिंदी में किसने पढ़ी थी सोशल साइंस? अपने 9-10 में पढ़ी हिंदी में। इसका नाम था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है गिरी? मिक्स्ड इकोनॉमी। करेक्ट है। अब जरा फटाफट से चर्चा कर लेते हैं कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी क्या होती है। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का मतलब होता है वो इकोनॉमी जिसमें जितने भी मेन डिसीजंस हैं, जितने भी क्या हैं बोलो। अच्छा मेन डिसीजन क्या सर यहाँ पर? सर मेन डिसीजन 11th क्लास में 3 पढ़े थे। व्हाट टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, जिसको आप लोगों ने सेंट्रल प्रॉब्लम्स भी बोला था। क्या बोला था? तो भैया 3 जो मेन इंपॉर्टेंट रीजन होते हैं आर टेकन बाय प्राइवेट सेक्टर। तो कहीं ना कहीं आप लोग ध्यान रखेंगे जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होती है उसमें जो मेन डिसीजंस होते हैं ना सर, वो कौन लेता है सर? प्राइवेट सेक्टर लेता है। कौन लेता है? प्राइवेट सेक्टर लेता है। अब प्राइवेट सेक्टर लेगा सर तो उसका मेन प्रायोरिटी क्या होगी? सर प्रॉफिट कमाना। उसको मतलब नहीं है समाज सेवा हो रही है या, उसको मतलब है लोगों की खाल उतारो, खून निचोड़ लो उनका, ठीक है। कैरेमल पॉपकॉर्न तो खाए होंगे तुम लोगों ने। कभी कभी किसी किसी रेस्टोरेंट में जाके ना अगर हम खाना खाते ना तो वहां पे ना देख के ना रेट को ना बड़ा टेंशन हो जाती है। और सर हम इंडियंस हैं सर, हमें ऑर्डर क्या करना है तो हमारा को लेफ्ट साइड नहीं देखते हम पहले राइट साइड देखते हैं कि क्या सस्ता है। और 180 के आसपास दिखती है दाल मखनी, तो हम इंडियंस की एक तो कॉमन है दाल मखनी कर दो भैया ऑर्डर, और दूसरा आता है क्या कि भैया फिर आता है कढ़ाई पनीर, क्योंकि यही हमारे बजट में है। और उसके बाद बटर रोटी या बटर नान से हम गुजारा कर लेते हैं। जो घर में हम हीरो बनते हैं ना, मम्मी 1 कटोरी दाल और देना, वहां पे बिल्कुल लगा लगा के खा रहे हैं। और खुन्नस में ना उसका जो सिरके वाला अचार है वो तबीयत से निचोड़ रहे हैं कि भैया ये आन दे, इसका तो फ्री का पैसा है ना, इसका लपेटूंगा। तो सर हम इंडियंस है सर। अब इंडियंस का सर कहीं ना कहीं वेलफेयर रहे तो ज्यादा अच्छा है, तो हमारी इकोनॉमी तो ऐसी नहीं है अभी। तो इंडिया कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की अगर बात की जाए तो सर इसका एग्जांपल है यूएसए। क्या है? यूएसए।
कि यहां पर अधिकतर जो भी चीजें हैं वो प्राइवेट सेक्टर कर रही है। अच्छा एक बात बताओ, जरा सुनना ध्यान से, जब प्राइवेट सेक्टर वर्क करेगा प्रॉफिट के लिए करेगा तो कहीं ना कहीं ग्रोथ की जो स्पीड होगी ना वो काफी ज्यादा तेज होगी, ग्रोथ की जो पेस होगी वो काफी ज्यादा क्या होगी, तेज होगी। इसी वजह से अमेरिका पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, क्योंकि सारी वहां पे प्राइवेट कंपनीज ही है। आप खुद सोचो ना, आप इतनी सारी अमेरिकन कंपनीज को यूज करते हो, सारी की सारी क्या है, प्राइवेट है। चलो 5 प्राइवेट कंपनी जो अमेरिका की उनकी बात करते हैं। मैकडी अमेरिका, डोमिनोज अमेरिका, कोका कोला अमेरिका, पेप्सी अमेरिका, और क्या कहते हैं उस पे, एक तो भूल ही गए बड़ा प्यारा अपना इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक अमेरिका, गूगल अमेरिका, नेटफ्लिक्स अमेरिका, माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका, अमेजॉन अमेरिका, गुच्ची अमेरिका, लुई विटॉन अमेरिका। अरे सर रुक जाओ, इंडिया के तो मुझे इतने याद भी नहीं है सर। इंडिया हमारे को 2-3 याद है, टाटा, रिलायंस, अडानी, पतंजलि, देख रहे हैं, यही नाम हमारे को याद आएंगे बस 3 से। अच्छा सोशलिस्टिक पे आते सर, अरे वाह ये तो भूल ही गए यार। अभी मैंने कल परसों किसी की फोटो देखी रिसेंटली, किसी ने ऐसे करके हाथ करके खिंचवा रहा था। नितिन तुम थे? हाँ मेरे को ध्यान आ गया था, मैंने कहा ये मेरे बैच का बच्चा है। आई होगी सर। हाँ नहीं नहीं, एक फोटो तो लगा रखी है किसी ने, ऐसे करके लगा रखी है, तो मेरे को लगा कि मैंने कहा भाई चलो। ओके सोशलिस्टिक पे आते हैं जरा। मेन डिसीजंस are taken by पब्लिक सेक्टर विच मींस गवर्नमेंट। अब जब गवर्नमेंट मेन डिसीजन लेगी सर तो उसका पर्पस क्या हो जाता है, बातें नहीं करो भाई, हंसी मजाक इसलिए जो रही कि माइंड रिफ्रेश रहे। वेलफेयर। लेकिन जहां पे सरकार आ गई ना सर बीच में, तो सरकार में जो हमारे सरकारी वर्कर्स है सरकारी वर्करों से मिले हो सर कभी? सरकारी स्कूल के बच्चे तो अपने टीचरों से मिल लेना, तो तुम्हारे सरकारी वर्कर्स ही है वो। कोई मतलब नहीं है सर प्रोडक्टिविटी से, इनको कोई मतलब नहीं है प्रोडक्टिविटी से। बच्चे आए पढ़े नहीं पढ़े ठीक है। मैंने बहुत ट्रेडिशनल तरीके से देखा है, आज भी ना कई सारे स्कूलों में क्या कर रहे हैं, किताब खुलवा देंगे और एक बच्चा खड़े होकर पढ़, प्लीज होती, एक बच्चा खड़े होकर पढ़ रहा है, जैसे इंग्लिश का वो चैप्टर है मान के चलो, लेटर टू गॉड ही है, ठीक है, तो वो इंग्लिश में पढ़ रहा है, इसने ये करा इसने ये करा, वो पूरा पढ़ दिया उसने चैप्टर, और टीचर कह रहा है सबको समझ में आ गया, आ गया, इसके क्वेश्चन कर लेना, इसके पीछे क्वेश्चन है क्वेश्चन कर लेना, ठीक है सर कर लेंगे। तुम्हारे में भी हो रहा है, तो तुम सरकारी में पढ़ रहे हो पर तुमने नाम प्राइवेट दे रखा है उसको जोक सपाट कर रहा हूं सर, ठीक है कि नहीं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कहने का क्या है, जहां सरकारी सेक्टर की बात आती है ना सर, वहां पे करप्शन अपने आप आ जाता है सर। क्या आ जाता है अपने आप? और सर मैं दुनिया को क्या बोलूं, मैंने खुद एक बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रिश्वत दी है और बहुत ज्यादा गालियां सुनी थी, बहुत ज्यादा गालियां सुनी थी सर। पहला मेरा एक इंसिडेंट था, मेरे को पता नहीं था कि मैं रिश्वत दे रहा हूं, तो मैंने जाके उनके टेबल पे पैसे रख दिए। एक ना मैं जिस फर्म के अंडर काम करता था, तो वहां पे लॉयर थे पंकज तलवार, उन्होंने कहा कि जाओ ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाओ, वहां पे ना PRO करके एक डिपार्टमेंट होता है, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, ठीक है, और वहां पे ना हम कॉमर्स वाले समझ पाएंगे, कंपनी जब बनती है ना तो एक सिन नंबर होता है, सिन की फुल फॉर्म होती है SIN की फुल फॉर्म होती है कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे हमारे लोकल बंदों के लिए पैन नंबर होता है ना, पैन कार्ड, ऐसे ही कंपनीज के लिए होता है सिन नंबर होता है कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो इंडियन ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड का मेरे को सिन नंबर लेना था। अब मैं पहली बार वही गया हूँ, उन्होंने कहा, सर ने बोला कि पंकज तलवार सर ने बोला कि ये पैसे ये जाके पकड़ा देना वहां पे और वो आपको ना साइन करके सिन नंबर दे देंगे। मुझे लगा फीस, मैंने जाते के साथ टेबल पे रखा और जो मेरे को गालियां उन्होंने इस बंदे ने दी ना, कैमरा उसने मेरे को मतलब जलील कर दिया ना सबके सामने। मैं क्या था, अरे पैसे भी तो आ रहे थे, वो भी तो देखो, बाहर निकल जाओ बाहर निकल जाओ, उसको साइड में खड़ा करो, दिख मुझे आगे जाए, ऐसे मतलब कुछ वर्ड मैं अभी नहीं बोल पा रहा हूँ, ठीक है कि नहीं, कर दिया बाहर। मेरे को एक बिल्कुल
खड़ा हूं मैं अलग। 12वीं क्लास पास करने के बाद अब सेकंड ईयर में था ना, तभी की बात है। फिर जब सब चले गए ना, इधर वो भाई एक फाइलों की ना एक बिल्कुल एक लाइन सी थी ऐसी, इतनी गली सी थी जिसमें अंदर से ऐसे, ये तो ऐसे जाएगा, ये ऐसे ही आएगा बस। वहां पे उस बंदे ने कहा इधर अब दे पैसे, काउंट करे, साइन करे दे, आज के बाद मत आइए यहाँ पर। और वो सच में दिन था, मैं उसके बाद नहीं गया कभी। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है सर, ये कि कहीं ना कहीं सर सरकार है और वो सरकारी अफसर था, इसलिए सर उसको घूस लेके कोई एंजॉय कर रहा था वो, तो कहीं ना कहीं करप्शन आता है, जिसकी वजह से जो ग्रोथ स्पीड है ना सर, सर अरे सर सब होता है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे जो नाम लिख रहा हूं वो ध्यान सुनेगा। मैंने यहाँ पे सोशलिस्टिक इकोनॉमी में नाम लिखा है चाइना, क्योंकि वहां पे सारे डिसीजन सरकार लेती है। वहां के चाइना का सबसे अमीर आदमी जैक मा ने एक बार चाइना की सरकार के बारे में कुछ बोल दिया था, 6 महीने तक गायब करवा दिया सर सरकार ने। यहाँ पे अगर मुकेश अंबानी अडानी, यहाँ पे अब उनको तो छोड़ो, आम आदमी कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, मोदी चोर है, अबे केजरीवाल को थप्पड़ मार दिया, हम लोग वो हमें नहीं छोड़ते सर। मैं चाइना का नाम यहाँ पे ले रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि चाइना में करप्शन नहीं है सर। सर चाइना में करप्शन है, लेकिन चाइना में करप्शन बड़े लेवल पर है, छोटे लेवल पर नहीं। जैसे हमारे इंडिया में क्या है ना, लाइसेंस बनवाने भी जाने ना सर तो भी घूस मांगेंगे, सर वहां पे नहीं है। वहां पे अगर टेंडर पास होना है, 5,000 करोड़ का टेंडर है सर, तो वहां पे चलेगी घूस 500 करोड़ की। ये है सर, एक ही बार में जीवन सेट है, उसको नहीं बार बार मांगना 5,000 रुपए 10,000 रुपए, ना 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 ना, 500 करोड़ की रिश्वत है सर, ये दे, करप्शन सेट है वहां पे। तो मेरा कहने का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि जहां पर पब्लिक सेक्टर होता है तो वहां पे करप्शन भी आ जाती है, ठीक है सर। अगली इकोनॉमी है मिक्स्ड इकोनॉमी, जहां पे मेन डिसीजंस आर टेकन बाय बोथ, आर टेकन बाय बोथ। पब्लिक सेक्टर भी नजर आएगा और प्राइवेट सेक्टर भी नजर आएगा सर। उद्देश्य वेलफेयर भी है और प्रॉफिट कमाना भी है सर। और इसीलिए सर मैं इसमें एग्जांपल लिख रहा हूं भारत का। भारत में सरकारी स्कूल भी है सर, प्राइवेट भी है, सरकारी कंपनी भी है, प्राइवेट भी है, सरकारी हॉस्पिटल भी है, प्राइवेट भी है, सरकारी डिस्पेंसरी भी है और प्राइवेट नर्सिंग होम भी है सर। करेक्ट है। अभी हमारा बैच है ये मिक्स है सर, कुछ बच्चे इसमें सरकारी बैठे, कुछ बच्चे इसमें प्राइवेट बैठे सर, क्योंकि जिसकी जितनी कैपेसिटी है उस हिसाब से पेइंग क्षमता अपनी रखता है। तो ध्यान रखना, हमारे इकोनॉमी के जितने भी मंत्रिमंडल के लोग थे उनके सामने ये 3 क्वेश्चन आके खड़े थे कि किस इकोनॉमी को अडॉप्ट किया जाए। तो सर सारा कुछ इवेल्युएशन करने के बाद हम लोगों ने अडॉप्ट करा सर कौन सा सिस्टम, कौन सी सिस्टम को अडॉप्ट करा सर, मिक्स्ड इकोनॉमी को हमने अडॉप्ट करा। बट धीरे धीरे अब हम लोग किसकी तरफ मूव कर रहे हैं, आप लोग देख रहे हो ना सर, आज हमारी कंट्री में ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर उभर कर आ रहा है सर। मोबाइल की कंपनी सारी प्राइवेट, इंटरनेट कनेक्शन सारा प्राइवेट, ओटीटी प्लेटफॉर्म सारा प्राइवेट, करेक्ट है। शूज मैन्युफैक्चरर प्राइवेट, टीवी मैन्युफैक्चरर प्राइवेट, एसी मैन्युफैक्चरर प्राइवेट। और कुछ दिनों रुको सर, ये जो स्कूल वाला पंगा है ना सर, तो कोशिश होगी कि डेफिनेटली अधिकतर बच्चे ना 95% बच्चे ना सर प्राइवेट में ही पढ़ते हुए नजर आएंगे। सिस्टम ही ऐसा बिठा रहे हैं सर, सिस्टम ही ऐसा बिठा दिया सर। इलेक्ट्रिसिटी भी कौन दे रहा है, प्राइवेट। कि दो ही तो बिल आते हैं सर, एक कौन सी कंपनी है, टीपीडीडीएल, टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड, और दूसरी सर साउथ में चले जाओगे, रजौरी की तरफ चले जाओगे तो बीएसईएस, ये रिलायंस का वेंचर है सर। किसका वेंचर है, रिलायंस का। तो धीरे धीरे सर हमारी इकोनॉमी किसकी तरफ मूव कर रही है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। आज के धारावाहिक में इतना ही। इस धारावाहिक के सभी पात्र वास्तविक थे और इनका पूर्ण रूप से संबंध है आपके एग्जाम से, ठीक है जी, डन।